हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में 7 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14 मई नामांकन भरने की आखिरी तिथि होगी। इसके अलावा 15 से 17 मई हिमाचल प्रदेश में नामांकन वापस लेने की तिथियां होंगी। वहीं 1 जून को हिमाचल प्रदेश में मतदान दिवस होगा। वहीं 4 जून को देश भर में एक साथ चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 7,990 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि पिछले चुनाव के मुकाबले 267 मतदान केंद्र बढ़े हैं। वहीं प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए चुनाव प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार मतदान करने वाले लोगों की संख्या 1,38,918 है, जो कुल मतदाताओं का 2.5% है। वहीं 10,40,756 युवा मतदाता भी इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, जो कुल मतदाता संख्या का लगभग 19% है। प्रदेश में 231 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है। वहीं 1500 से अधिक मतदाता जनसंख्या वाले मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में ज्वाली, सुलह और जोगिंद्रनगर में मतदाताओं की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। मतदाता संख्या के हिसाब से प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट सुलह है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। हिमाचल प्रदेश में मतदान कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। प्रदेश मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश में विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर भी मतदान होगा। 15,256 फीट की ऊंचाई पर टशीगंग मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। इसके अलावा चंबा के अहलमी और भटियात के चक्की मतदान केंद्रों का सफर 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद तय करना होगा। वहीं फतेहपुर के सतकुटेड़ा में नाव से पहुंचना पड़ता है। के इलेक्शंस होंगे। साथ ही साथ हिमाचल में जो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाई इलेक्शंस हैं, वो भी सेम ही उसका शेड्यूल रहेगा, सेम ही फेज में। उसका अनाउंसमेंट भी आज चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। जहाँ तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारा जो लक्ष्य है इस चुनाव को कराने का, उसमें सबसे पहले तो नो रीपोल, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही ट्रेडिशन नहीं रहा है, तो हमारा तो लक्ष्य है कि नो एरर, ज़ीरो एरर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके अलावा अगला है नो इंड्यूसमेंट, तो ज़ीरो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है ज़ीरो वायलेंस, नो वायलेंस, वायलेंस फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, विच वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ हैविंग ज़ीरो वायलेंस इलेक्शंस। एंड नो कैंपेन क्लटर, जो कैंपेन के समय जिस तरह की बातें आनी नहीं चाहिए और उसको कैसे अवॉइड करना है, उसके ऊपर रहेगा जोर। और जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन को कैसे उसको रोकना है स्प्रेड करने से, जिससे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि एनहांस्ड पार्टिसिपेशन रहे इलेक्शंस में सभी वर्गों का और सभी श्रेणियों का, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे यहाँ और पीसफुल इलेक्शंस यहाँ पे हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जहाँ तक कि ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हमारे 7,990 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो अभी तक नोटिफाई हुए हैं। आफ्टर डिस्कशन विद पॉलिटिकल पार्टीज, जो चेंजेस उसमें किए गए हैं वो जो सभी स्तर पे जो है वो कंसल्टेशन के बाद किए जाते हैं। तो 7,990 पोलिंग स्टेशंस हमारे यहाँ नोटिफाइड हैं। जहाँ तक इलेक्टेड, और उसमें 1 जनवरी की कट ऑफ डेट थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कंटिन्यूस अपडेशन में हमारे पास निरंतर जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको प्रोसेस किया जा रहा है। और जो इलेक्टरल रोल का अपडेशन जो है वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक हो सकेगा। तो उसके 10 दिन पहले तक भी कोई अगर अप्लाई करता है तो उसका नाम इलेक्टरल रोल में शामिल किया जा सकेगा। और मैं सभी वोटर्स से या सभी सिटीज़न से भी ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में अवश्य चेक कर लें, ये सही टाइम है। और अगर उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसको शामिल करने के लिए एप्लीकेशन करें फॉर्म 6 पे। और अगर उसमें कोई त्रुटि है या कोई उनका एड्रेस चेंज है
तो फॉर्म 8 में अप्लाई करें। सो अभी उनको रिवाइज्ड जो है वो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन जो है वो अभी चलता रहेगा। जो हमारी आज तक की स्थिति है, यानी एज ऑन टुडे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं वो 55,72,740 हैं, जिसमें से कि जो सेवा अर्हता जिनको बोलते हैं सर्विस वोटर्स, वो हमारे 65,682 हैं। और जो ये हमारे टोटल इलेक्टर्स में हैं, हमारी जेंडर रेशो जो हमारी इलेक्टर रोल की है वो काफ़ी अच्छी है, 979 है, जो कि हमारी सेंसस जेंडर रेशो से भी बेहतर है। कौन सा नंबर? चलिए ये आपको सर्कुलेट हो जाएगा। जो हमारे टोटल वोटर्स, अगर हम जनरल वोटर्स प्लस सर्विस वोटर्स को ऐड करें तो ये नंबर बनता है 56,38,422, जिसमें कि हमारे जो PWD मार्क्ड इलेक्टर्स हैं वो हैं 56,320, लगभग 1% हैं। और जो 85 प्लस वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं हमारे इलेक्टोरल रोल में, वो 60,995। जैसा वो आपको मालूम ही है कि जो 85 प्लस जो वोटर्स हैं और ऐसे PWD वोटर्स जिनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से ज़्यादा है, वो पात्र हैं होम वोटिंग के लिए। तो होम वोटिंग जैसा हमारे राज्य में पहले भी हुआ है, तो होम वोटिंग के अंतर्गत जो पात्र लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं फॉर्म 12D में, और वो उनको AROs को पहुंचाने होंगे, और अगर वो ऐसा समय पर करते हैं तो उनको होम वोटिंग यानी उनके घर पे जाके पोलिंग टीम्स उनके वोट्स कैप्चर करेंगी। जो हमारे टोटल मतदाता हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं 18 to 19 ईयर्स एज ग्रुप, उसमें हमने काफ़ी एफर्ट किया, और वो अभी जो संख्या है वो 1,38,918 हो गई है, 1,38,918, जो कि हमारे टोटल इलेक्टोरल रोल का लगभग 2.5% हमारे 18 to 19 ईयर्स के वोटर्स हो गए हैं। और जहाँ तक कि 20 to 29 ईयर्स एज ग्रुप, वो भी यंग वोटर्स ही हैं, वो हमारे 10,40,756 हो गए हैं, और जो कि हमारे टोटल इलेक्टोरल रोल का लगभग 19% के आसपास आएगा, 18 to 19%। इसके अलावा आपको मालूम ही है कि लॉ में एक प्रावधान हुआ है कि अब क्वालिफाइंग डेट्स, 4 क्वालिफाइंग डेट्स हो गई हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर एंड 1 अप्रैल, 1 अगस्त एंड 1 अक्टूबर। सो 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। तो ये 4 कट ऑफ डेट्स अब हो गई हैं क्वालिफाइंग डेट्स, जिसमें कि उस डेट को भी अगर कोई 18 ईयर्स का होता है तो दे आर एलिजिबल टू गेट एनरोल्ड एज इलेक्टर। सो इस प्रावधान के अंतर्गत कमीशन ने एडवांस एप्लीकेशंस का प्रोविज़न भी किया है, और जो हमारे ऑलरेडी आ रही हैं उसके अलावा हमारे पास 1 अप्रैल के लिए भी करीब 8,654 एडवांस एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। यानी ये 8,654 वोटर्स जो अभी इलेक्टर्स जो अभी बनेंगे, जो अभी 17 प्लस एज हैं, 18 वो हो जाएंगे 1 अप्रैल तक, तो वो भी इलेक्टोरल रोल में ऐड हो जाएंगे। गत इलेक्शंस में ये संख्या 7,723 थी, तो लगभग 267 पोलिंग स्टेशंस हमारे बढ़े हैं पिछले लोकसभा इलेक्शन से। और आपको मालूम ही है सारे जो हर एक पोलिंग स्टेशन पे EVM और VVPAT के ज़रिए ही वोटिंग होगी, तो उतनी ही हमारी वोटिंग मशीन्स यूज़ होंगी। जहाँ तक पोलिंग स्टाफ का प्रश्न है, हमारे यहाँ जो पोलिंग स्टाफ 1+3 की रेशो में लगेगा, और जहाँ पे अगर बाई पोल्स होंगे साइमल्टेनियस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, तो वहाँ पे एक एडिशनल पोलिंग ऑफिसर की डिप्लॉयमेंट होगी।
पोलिंग ऑफिसर के लिए डिप्लॉयमेंट के लिए ऑफ कोर्स जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि जहाँ पे वो कार्यरत हैं वहाँ नहीं लग सकते, जहाँ पे के रहने वाले हैं या उनका जो होम एसी है वहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं होती है। और इनकी डिप्लॉयमेंट जो होती है वो रैंडमाइजेशन द्वारा होती है और ये थ्री स्टेज रैंडमाइजेशन होता है जिसके ज़रिए पोलिंग पार्टीज़ की डिप्लॉयमेंट होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ 231 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं अभी तक जिनमें 1200 से ज़्यादा वोटर्स हैं एज ऑन डेट। कमीशन का मापदंड है कि अगर 1500 से ज़्यादा वोटर्स कहीं हो जाते हैं तो उसमें एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनता है, लेकिन अभी हमारा कोई 1500 से ऊपर नहीं है। आगे आने वाले समय में होगा तो हम उसके लिए ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। लेकिन जो 1200 प्लस जहाँ पे वोटर्स हैं वहाँ पे और हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी अच्छी रहती है, तो वोटिंग की प्रोग्रेस अच्छी रहे और उसमें वोटर्स को कोई असुविधा ना हो क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो उसके लिए एडिशनल पोलिंग ऑफिसर वहाँ पे लगाया जाएगा उन पोलिंग स्टेशंस में जहाँ पे कि 1200 से ज़्यादा वोटर्स हैं। आपको मालूम ही है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इमीडिएटली एनफोर्समेंट में आ जाता है और आ गया है, इमीडिएटली लागू हो गया है और इसके सभी जो प्रावधान हैं वो अब लागू होंगे, जिसके अंतर्गत स्पेशली जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई वो नई फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं दे सकते, कोई नए प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास या कोई इनॉग्रेशंस वगैरह नहीं हो सकती हैं, और कोई जो है वो अपॉइंटमेंट्स या एड हॉक या अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकती है। सिर्फ जो पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो नॉर्मल प्रोसेस है वो खाली चल सकता है। हमारी जो फोर्स सभी हमारे इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो उस पर वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, प्लस जो वोटर्स हैं अपना नाम चेक करने के लिए जो वोटर हेल्पलाइन ऐप का मदद ले सकते हैं। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज़रिए वोटर्स अपना नेम, अगर उनको एपिक नंबर नहीं मालूम तो अपना वो नेम सर्च भी कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी कर सकते हैं सर्च, और अपना नाम से भी अपना देख सकते हैं कि वो उसमें रजिस्टर्ड हैं अथवा नहीं हैं। और NVSP पोर्टल के माध्यम से भी ये किया जा सकता है। तो ये एक, और साथ ही साथ VHA ऐप में वो ये भी देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र के संबंधित अधिकारी कौन हैं, BLOs कौन हैं और उनके AROs कौन हैं, ROs कौन हैं, DOs कौन हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस ऐप के ज़रिए और NVSP पोर्टल के ज़रिए प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग के जो अन्य आदेश हैं वो ये ऑफ कोर्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ही हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद समस्त सरकारी कार्यालयों और विभागीय वेबसाइट से मंत्रियों एवं अन्य राजनीतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ और उपलब्धियां संबंधी जानकारी हटाई जाती है। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक बड़ा इशू रहता है स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, तो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी रुकने के लिए एक तो ऑफ कोर्स डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, प्लस हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स टीम्स हैं वो इमीडिएटली फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगी और इंश्योर करेंगी कोई डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ना हो। ध्वनि प्रदूषण इत्यादि रोकने के लिए लाउड स्पीकर्स वगैरह की परमिशन लेनी पड़ती है और उसमें टाइम लिमिट्स भी हैं। 10 PM और 6 AM के बीच में कोई भी लाउड स्पीकर्स उसमें अप्लाई नहीं किए जा सकते। जो भी ऐसे बैनर्स या पोस्टर्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स या कोई पॉलिटिकल लीडर्स की फ़ोटोग्राफ्स या वो पॉसिबल नहीं है और उन्होंने जो इसका एक ग्रेडेड रिस्पांस मैकेनिज़्म है, पहला तो ये कि अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हैं तो ये जो है विदिन 24 आवर्स ये हटाने होते हैं, और अगर सार्वजनिक स्थलों पे है तो विदिन 48 आवर्स, और अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में है और उसकी परमिशन नहीं ली गई है उस
ओनर से, तो विद इन 72 आवर्स वो हटाए जाते हैं, तो वो तुरंत ही वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऑफ कोर्स जो हमारी के बेजा इस्तेमाल को, और इसके लिए एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स जो हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं, और सभी ज़िलों में और सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वो इमीडिएटली फंक्शन करना शुरू कर देंगी। जन साधारण द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के जितने भी अगर केसेस हैं, तो एक सी विजिल ऐप कमीशन का है, हमारे यहाँ पहले भी इस्तेमाल हुआ है और अच्छा रिस्पांस पिछले विधानसभा इलेक्शंस में उसका लोगों द्वारा दिया गया था। तो फिर सी विजिल ऐप के अंतर्गत अगर किसी को भी लगता है कि कहीं पे कोई वायलेशन हो रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की या इलेक्शन रूल्स की, तो वहीं से स्पॉट से ही उसकी पिक्चर लेके या वो कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसके जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगे, और जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स या एसएसटी टीम्स हैं वो इमीडिएटली वहाँ पर जाएंगी। जो कमीशन द्वारा निर्धारित 100 मिनट्स का टाइम दिया गया है, उसके अंतर्गत जाके वो उस वायलेशन को चेक करेंगी और रिमूव करेंगी और उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगी। तो सी विजिल एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है जिसका लोगों को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, कि जिससे कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। हमने जो 1950 टोल फ्री नंबर जो है वो एक्टिवेट कर दिया है, और इसमें जो कंप्लेंट्स हैं या एक सिंगल नंबर कर दिया है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल नंबर्स एट सब डिवीजन लेवल्स ऑल्सो। तो एक ही नंबर पे कॉल करके विद द एसटीडी कोड कोई भी अपनी समस्या भी बता सकता है, कंप्लेंट भी कर सकता है, या कोई क्वेरी हो तो वो भी उसके ज़रिए पूछी जा सकती है। तो 1950 का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं जिसका आज कमीशन की जो प्रेजेंटेशन था उसमें भी जिक्र था, जो हमारे टाशीगंग का पोलिंग स्टेशन है लाहौल स्पीति में, जो विच इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, जिसकी ऊंचाई 15,256 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। और पिछले विधानसभा इलेक्शंस में भी यहाँ पे बड़ा अच्छा एक उत्सव जैसे लोग इस चुनावों को वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और बड़ा अच्छा एक माहौल वहाँ पे रहता है। इसके अलावा हमारे कुछ और भी पोलिंग स्टेशंस हैं जो 10,000 फीट की हाइट से भी ऊपर हैं, जैसे लाहौल स्पीति जैसे नाको है, और भरमौर में चसक भटोरी, और मनाली में काथी पोलिंग स्टेशन है जो 10,000 फुट से भी ऊंचाई पे है। जहाँ तक दूरी का प्रश्न है, हमारे सभी 7,990 में से सिर्फ हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस P-1 या P-2 हो गए हैं, यानी या तो मतदान की निश्चित तारीख से एक दिन पहले या 2 दिन पहले पोलिंग पार्टीज़ को डिस्पैच किया जाएगा। सिर्फ एक हमारी बड़ा बंगाल की जो पोलिंग स्टेशन है उसको हम P-3 रखते हैं, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर नहीं वहाँ पे जा पाता तो बाय रोड जो है वो 3 दिन वहाँ पे पहुँचने में लग जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ पोलिंग स्टेशन, जो सबसे दूरी वाला जो पोलिंग स्टेशन है वो अभी भरमौर में एहलमी करके पोलिंग स्टेशन है, जिसमें कि पैदल की दूरी 13 किलोमीटर पैदल की दूरी पर वो स्थित है, और जहाँ पे 183 मतदाता हैं। भटियात में एक पोलिंग स्टेशन है 73 चक्की, जो भी 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है, पैदल का डिस्टेंस 13 किलोमीटर है, उसमें मतदाता 135 हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे मतदाता हैं वो डलहौसी में मनोला पोलिंग स्टेशन है, मनोला 1, जहाँ पे 1410 वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं एज ऑफ नाउ। और सबसे कम जो है हमारा, एक तो शिमला का समर हिल है जहाँ पे 34 हैं, और किन्नौर में का है जहाँ पे 16 वोटर्स ही हैं। 16 वोटर्स के लिए भी पोलिंग स्टेशन वहाँ पे बनाया जाता है। टाशीगंग का मैंने बताया आपको, और एक दो और हमारे बड़े यूनिक पोलिंग स्टेशंस हैं। तो हिमाचल में फ्रॉम बोट टू एयर, फ्रॉम वाटर टू एयर वी हैव टू कम्यूट टू रीच द पोलिंग स्टेशंस, आवर पोलिंग पार्टीज। तो हमारा एक पोलिंग स्टेशन हमें पानी में से होके भी जाना पड़ता है, तो बोट से जाते हैं, जो कि फतेहपुर में है, सतकुटेड़ा, और इसमें 97